हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एडू कार्ड के 4th सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर इससे प्रीवियस आपने सेकंड सैम्पल पेपर, फर्स्ट और थर्ड सैम्पल पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पे कंप्लीट प्लेलिस्ट का ही लिंक हमने आपको दे रखा है। उस पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे और सारे के सारे सैम्पल पेपर जो अभी तक अपलोडेड हैं, साथ ही साथ अपलोड होने वाले हैं, सारे के सारे आपको उसी प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए 4th सैम्पल पेपर को स्टार्ट करते हैं। इसमें मेनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपली हमें देखने को मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वाज अ पार्ट ऑफ द 1992 amendment to the Indian Constitution which was a major step towards decentralization of power। यानी कि 1992 में कौन सा इसमें अमेंडमेंट किया गया था। तो अगर आपको याद हो तो डिसेंट्रलाइजेशन जो था 1992 में ही किया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेंटर से पावर को ले लेना और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। लाइक स्टेट हो गया, स्टेट के नीचे भी होता है लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ये सारे के सारे पार्ट में डिवाइड कर देना। और साथ ही साथ 1992 में था कि उसका भी एक रेगुलर इलेक्शन कराया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ए, तेलंगाना वाज क्रिएटेड। नहीं भाई, तेलंगाना तो आजकल हाल फिलहाल में बना हुआ है। बी में देखें, इट बिकम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बट इसे अभी तुरंत ही करेक्ट करके नहीं आ जाना है, सी और डी भी पढ़ लेना है। सी पार्ट में दिया है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डी पार्ट में दिया है इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर द लीडर्स टू डिक्लेयर देयर फिजिकल एसेट्स बिफोर देयर इलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कि 1992 से जो रिलेटेड है वो हमारे पास क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड जो था कि रेगुलर इलेक्शन जो है वो मैंडेटरी किया गया था। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेकंड में देखो क्या है, हाउ डू बैंक्स मेनली यूज द डिपॉजिट ऑफ देयर कस्टमर, है ना। यानी कि मेनली जो हम लोग डिपॉजिट होता है लाइक एज अ कस्टमर, हम जो पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसका क्या करती है बैंक, तो सिंपली वो क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। और जो लोन से इंटरेस्ट आता है उसके बेसिस पे कुछ इंटरेस्ट उसका हमें देती है और साथ ही साथ सैलरी के फॉर्म में अपने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको प्रोवाइड करती है। तो देख लो ऑप्शन क्या है, टू पे सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज। हाँ बिल्कुल, सैलरी भी तो प्रोवाइड करती है, बट देख लेते हैं आगे, टू पे इंटरेस्ट टू देयर कस्टमर। नहीं, पहला वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लोन से ना, मतलब लोन से जो इंटरेस्ट आता है उसके अकॉर्डिंग ना। यहाँ पर तो जो हम लोग पैसा डिपॉजिट करें वो डायरेक्ट क्या अपने एम्प्लॉय को दे देती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा था। बी देखो क्या है, टू पे इंटरेस्ट टू इट्स कस्टमर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इंटरेस्ट पे करती है। तो क्या ऐसा नहीं कि डिपॉजिट कर दिया और इंटरेस्ट देने लगा, ऐसा थोड़ी है। सी पार्ट में, टू रिटर्न द मनी विच द बैंक हैज लेंड फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर्स टू बैलेंस इट्स बुक्स। ऐसा कुछ नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स को दे दिया कि अपने बुक को बैलेंस करो, ऐसा कुछ थोड़ी है। डी पार्ट में, तो टू एक्सटेंड लोन्स टू पीपल्स। हाँ, ये क्या करती है, सिंपली लोन प्रोवाइड करने लगती है। जैसे अगर हमसे क्या ली है, हम जाकर लेटर सपोज 1 लाख डिपॉजिट किया है। 1 लाख देखें आज तक हम, चलो ठीक है ना, दिल पे मत लो। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 लाख लेटर सपोज मैं डिपॉजिट किया हूं, तो वहां पर क्या होगा कि वही 1 लाख जो है वो दूसरे को दे देगी, ठीक है। और उससे उसको लोन के फॉर्म में दी, वहां से जो इंटरेस्ट बनेगा उसके बाद हमें इंटरेस्ट देगी या एम्प्लॉय को देगी। तो सिंपली ये क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड में देखो, रीड द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक आपको 1973 टू 74 का ग्राफ दिया हुआ है, किसका है, तो जीडीपी बाय द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, जिसमें है प्राइमरी का मतलब डार्क से है, फिर उससे कम डार्क है सेकेंडरी का, और सबसे कम डार्क से शो किया गया था टर्सरी का। सर हमें तो ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है सर कि कौन सेकेंडरी है कौन सा टर्सरी है, प्राइमरी तो फिर भी हम लोग पहचान सकते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं, लड़ते हैं हम लोग साथ में कि कितना होना चाहिए। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इन 1973। यानी 1973, अच्छा उससे तो हमें मतलब ही नहीं है 2013-14 से। 1973 में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी में, तो अगर आप देखो डार्क वाला पार्ट ही ना वो आधा से ज़्यादा ले लिया है। तो इससे तो हमें कन्फर्म है ना कि ये जो पार्ट होने वाला है वो प्राइमरी सेक्टर होने वाला है। और प्राइमरी सेक्टर को सिंपली आप क्या बोलते हो, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर ही तो सिंपली हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। तो इस फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ज़्यादा देख रहे हो ना, वही उसी का तो पार्ट है, उसी का तो एरिया है। देखो फोर्थ पार्ट में आ जाओ। फोर्थ पार्ट में है व्हाट इज क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, लेट अस सपोज मेरे को लोन चाहिए,
ठीक है, अभी तो 1 लाख था सर, अब फिर लोन क्यों चाहिए आपको? अरे यार दिल पे क्यों लेते हो? सुनो सुनो, देखो क्रेडिट क्या होता है। लेट अस सपोज मेरे को लोन चाहिए, तो मैं आपके पास गया, आपसे 10,000 उधार मांगकर लाया, ठीक है, तो जो 10,000 आपने दिया मेरे को वो क्रेडिट है, और जो 10,000 मैंने लिया वो क्रेडिट है, ठीक है। तो चलो क्रेडिट का डेफिनेशन देखो क्या। अच्छा, ये तो हमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, वही बेस्ट क्वेश्चन है। ए में देखो दिया है क्रेडिट इज द मनी लेंट टू समवन, है ना, किसी ने उधार लिया, बोरो किया सिंपली, ठीक है, या लेंट दिया, किसी ने सिंपली क्या किया कि लेंट टू समवन, किसी को उधार दिया उसने, तो बिल्कुल ये तो सही है हमारा, ठीक है, ये तो सही है। सेकंड में है क्रेडिट इज द मनी बोरोड फ्रॉम समवन, हाँ बिल्कुल ये भी क्रेडिट है, वही ना, कि किसी ने मेरे को उधार दिया 10,000, जैसे आपने मेरे को 10,000 दिया तो आपके अकॉर्डिंग वो क्रेडिट है, और मैंने 10,000 उधार लिया, ये भी आप मेरे अकॉर्डिंग ये भी क्या है, क्रेडिट है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। देखो कौन सा है, बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया, नहीं आया? आया ना, बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ में बाद में हो, आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन द गिवन हिंट्स, जो नीचे में हिंट्स दिए गए हैं उसके बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टी को आइडेंटिफाई करना है। क्या है, पहला दिया है इट्स सिंबल इज एन एलिफेंट। अरे भाई एलिफेंट क्या होता है, एलिफेंट तो बीएसपी का ही है ना, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, उसी का है, बस हमें अब क्लियर है, बस देख लो आगे क्या है। सेकंड, इट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम, हाँ बिल्कुल। कब हुआ था फॉर्मेशन? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1984 में, हाँ 1984 में ही हुआ था ना, हाँ ऐसा ही शायद हुआ था 1984 में ही। और किसके लीडरशिप में? तो यही कांसीराम के लीडरशिप में हुआ था। थर्ड में दिया है इट्स मेन बेस इज इन उत्तर प्रदेश, हाँ बिल्कुल उत्तर प्रदेश में ही। जैसे आपने सुना होगा चाचा बुआ की जोड़ी, नहीं भतीजा बुआ, बुआ भतीजा की जोड़ी, सिंपली अखिलेश यादव और मायावती को ही सिंपली बोला जाता है। तो मायावती का कौन सा है? मायावती का ही बीएसपी है, दैट इज बहुजन समाज पार्टी, हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आई होप कि पांचों का पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्रोड्यूसर्स एंड द कंपनी चेंजेस आफ्टर 1991, है ना। 1991 के बाद क्या हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि फॉरेन जो कंट्रीज के जो कंपनीज है वो भी आए इंडिया में, और इंडिया के जो कंपनीज है उनके साथ क्या करें, कॉम्पीट करें। तो एक्चुअल में इंडियन कंपनीज को कॉम्पीट करने के लिए तैयार किया गया था, किसके साथ? फॉरेन के कंपनीज के थ्रू। तो सिंपली देख लो क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट द इंडियन प्रोड्यूसर्स कुड नाउ कम्पीट विद द फॉरेन कंपनीज एंड हेंस ओपनड इंडियन मार्केट टू द वर्ल्ड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप अच्छे तरीके से अगर इकोनॉमी वाले चैप्टर को पढ़ रखा होगा ना तो ये बना सकते हो, ठीक है, एकदम आराम तरीके से बना सकते हो। 7th देखो क्या है, मैच द आइटम्स इन बोथ द कॉलम एंड चूज द कोड विथ रिफ्लेक्ट्स द करेक्टली मैच्ड पॉइंट्स, ठीक है, उसके साथ सिंपली हमें मैच करना है। तो देखो क्या है, ए दिया हैंड किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, यहाँ पे फर्स्ट 2 बार दिया है, तो INC जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगा एक्चुअल में। तो ए का होगा सेकंड, ए का सेकंड, ऑप्शन सी और डी में हमें देखने को मिल रहा है। फिर है बल्ब जो होता है वो होता है मिजोरम पीपुल कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, ये है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, है ना, वो उस चैप्टर से सिंपली ये बिलोंग कर रहा है। तो सेकेंड का हो गया 4th, है ना, सेकंड का हो गया कौन सा? बी का हो गया 4th। तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सी में देखो रीडिंग ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स, ये सिंपली किसका होता है? इंडियन नेशनल लोक दल का सिंपली ये सिंबल है। फिर है सिकल एंड वीट, है ना, ये किसका है? तो CPI यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हमें देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं 8th पार्ट में। तो देख रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज, आप सारा का सारा सिंबल देख लियो, सिंबल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक बार नहीं सारे के सारे सैंपल पेपर में ही हमें देखने को मिल रहा है कि सिंबल वाले क्वेश्चन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब वो आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पावर, इट कुड exert a monopoly on right to trade. Which of the following steps was not taken to exert a monopoly on the right to trade? यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए सिंपली हमारे पास क्या था? नॉट टेकन टू एक्सर्ट अ मोनोपोली ऑन द राइट टू ट्रेड, है ना, यानी कि ट्रेड पे मोनोपोली क्रिएट नहीं करने के लिए सिंपली हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो एक एक करके ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में है कंपनी ट्राइज टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स। सेकंड में दिया है कंपनी अपॉइंट्स
गोमट्स टू सुपरवाइज वीवर्स, अच्छा ठीक है। सी में है वीवर्स वेयर कंट्रोल्ड बाय सिस्टम ऑफ एडवांसेस। फिर डी में है कंपनीज ट्राइज टू कॉन्कर न्यू प्रिंसेस। तो बिल्कुल ये जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। कंपनी ट्राइज टू कॉन्कर न्यू प्रिंसेस इज द राइट आंसर, ठीक है, अच्छी बात है। 9th में आ जाओ, क्या है, व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, अदर नाम क्या है, गोंडवान है भाई, गोंडवान, जो राजस्थान में सिंपली हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो देखो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जियोग्राफी का, जियोग्राफी चैप्टर का ये सिंपली कॉन्सेप्ट है जो आपसे पूछा गया है, तो अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट्स को ध्यान दो, एकदम तबाही मचा के छोड़ दोगे आप एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलो फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन नंबर 10th है, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर विच टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। हाउ इज दिस कॉम्पिटिशन बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। यानी कि क्या होता है, डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन्स हैं उसको बहुत सारे मतलब डिफरेंट पार्टीज के कॉम्पिटिटर्स, डिफरेंट पार्टीज के बीच में क्योंकि कंपटीशन होते रहती है तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है हमारे कंट्री के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसके बारे में सिंपली हमसे पूछा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं अगर ज़्यादा रहेंगे तो हमारे पास चूज करने के लिए बहुत अच्छा हमारे पास क्या रहेगा, लाइक बोल सकते हैं ऑप्शन हमारे पास रह सकता है कि जो अच्छा होगा उसको हम लोग चूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि कंट्री के लिए बेनिफिशियल अगर बात पूछ रहा है तो पावर जो है किसी एक पार्टी के बीच में नहीं रहता। जैसे अगर बहुत सारे पार्टीज है, कभी ये जीता, कभी वो जीता, कभी वो जीता, तो ऐसे कंट्री के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है कि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग जीत रहे हैं, जिसके कारण जो पार्टीज है, जो पावर है एक पार्टीज के बीच में ना रखकर अलग अलग पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है। तो देखो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या है। पहला ऑप्शन हमें सिंपली दिया हुआ है कि इट इंट्रोड्यूस मोर कैंडिडेट्स इन अ डेमोक्रेसी। ये क्या मोर कैंडिडेट्स जो है वो करती है, बट इसके ऊपर मतलब 100% सही तो हमें नहीं लग रहा है। बी इट इंश्योर दैट पावर एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स वेरियस पार्टीज एंड ग्रुप्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी देख लो क्या है, इट ब्रिंग्स आउट न्यू मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। डी में द कॉम्पिटिशन लिव्स बिहाइंड ओनली द बेड एडमिनिस्ट्रेशन इन पावर, ठीक है। इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 11th में आओ, चूज द करेक्ट मैच्ड पेयर, है ना, कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है उसको हमें चूज करना है। फार्मर फॉर फ्रॉम पंजाब, है ना, पंजाब के जो फार्मर उसके बारे में। इंश्योरेंस फॉर हिज कार, नहीं, इंश्योरेंस वो कार के लिए नहीं चाहते, क्रॉप्स के लिए वो सिंपली चाहते थे, तो ए तो हमारा गलत हो गया। बी है द एस्पिरेंट ऑफ गवर्नमेंट जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए। फैसिलिटीज टू विजिट रिलीजियस प्लेसेस, नहीं ऐसा नहीं है, वो क्या चाहते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का फैसिलिटी चाहते हैं अपने स्टेट में या फिर बोले तो अपने शहर में वो चाहते हैं, तो बी भी हमारा गलत हो गया। सी है एन एम्प्लॉयज इन एन IIT फॉर्म पीसफुल वर्क एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है उसे हम लोग कंसीडर फिलहाल कर सकते हैं। डी देखो क्या है, अ पुअर मैन इन अ वाटर स्केयर रीजन वेज टू डिग डीपर वेल। नहीं, एक जो पुअर मैन है, गरीब आदमी है, तो अगर उसके पास पानी की कमी हो रही है ना तो वो क्या चाहेगा कि उसको फ्री में पानी मिले, ठीक है, या फिर कम पैसे में अगर पानी मिले तो ज़्यादा सही रहेगा, बट फ्री में ज़्यादा हम लोग रिलायबल बोल सकते हैं कि वो हो सकता है। तो इस बेसिस पे ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 12 में देखो क्या है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, यानी असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मार्क योर आंसर एज पर द कोड्स प्रोवाइडेड बेलो, जो आपको कोड्स दिया गया है उसके बेसिस पे आपको आंसर प्रोवाइड करना है। असर्शन में दिया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल एंड द स्टेट बाउंड्रीज, मतलब अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो क्या वो नेशनल और स्टेट बाउंड्री दोनों को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर हम लोग यहाँ पे पेड़ काट रहे हैं ना, अगर पेड़ कटते जा रहा है तो ये तो नेशनल के लिए, नेशन के लिए भी तो सोचने की बात है, केवल स्टेट के लिए क्यों सोचने की बात है ना। तो ये जो है कि ये जो है दोनों के लिए प्रॉब्लम का मतलब सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल असर्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही देखने को मिल रहा है। रीजन में देखो क्या है, डिस्ट्रक्शन ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर टेक्स प्लेस एवरीवेयर, यानी कि जो डिस्ट्रक्शन है
ड्यू टू एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचर, है ना, जैसे पेड़ को काटते जा रहे हो, या फिर आप देखो कि नदी के ऊपर हम लोग बांध बना, मतलब नदी के ऊपर आप देखोगे तो बहुत सारे डैम बनाए चले जा रहे हैं। तो ये सब क्या कर रहा है कि एक्सप्लोटेशन का जो नेचर के साथ किया जा रहा है, ये हमें मतलब हर जगह देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल ये भी हमारा सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो एक टाइप से देखें तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, किसका, दैट इज एसर्शन का, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 13th पे हाउ कैन वी सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, वाटर की कमी। ठीक है, इफ प्लैनेट अर्थ इज 3/4 कवर्ड बाय वाटर, यानी कि कैसे हमें पानी की कमी हो सकती है, कैसे हम पानी के साथ सफर कर सकते हैं जबकि टोटल जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट जो है वो पानी से ही ढका हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है। ए पार्ट में देखो क्या है, मोस्ट वाटर इज पॉल्यूटेड, ज़्यादातर जो हमारा वाटर है वो पॉल्यूटेड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। बी में अगर आप देखो तो क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है मोस्ट वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड वेपर एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, उसे क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज्ड नहीं किया जा सकता है। फिर सी पार्ट में दिया है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कॉजेज वाटर स्कैर्सिटी। हाँ बिल्कुल, ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो ज़्यादा सुटेबल बैठ रहा है इस पर, कि जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का, वो सिंपली वाटर स्कैर्सिटी का मेन काउज है, यानी कि वाटर के कमी का मेन काउज हमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रेश वाटर देखने को मिल रहा है। डी में देखो क्या है, ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट एक्सेसिबल टू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है रीड द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी बात है। स्टेट दिया हुआ है पंजाब है, केरला है, बिहार है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 2003 के बारे में दिया है, लिटरेसी रेट 2001 का दिया हुआ है, और नेट अटेंडेंस रेशियो फॉर क्लास 1 to 5 ये 1995 to 1996 का दिया हुआ है। ठीक है, पंजाब में देखो इतना है, इतना इतना इतना, ठीक है। केरला, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। विच ऑफ द 3 स्टेट इज द मोस्ट डेवलप्ड बेस्ड ऑन द 3 इंडिकेटर्स। ठीक है, तो जहां पे लिटरेसी रेट सबसे हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, अटेंडेंस रेशियो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है वो कम देखने को मिलेगा, वो जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। तो अगर आप केरला को देखो, केरला में क्या लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ का एजुकेशन 1 नंबर है। ठीक है, सेकेंड में देखो तो नेट अटेंडेंस रेशियो भी 91% है, यानी कि वहाँ पे लोग जो है एजुकेट, मतलब वहाँ पे लोग जो है वो एजुकेशन सच में प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अटेंडेंस वहाँ का एकदम सही है। फिर उसके साथ साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो, यानी कि वो बहुत ही कम है, यानी कि वहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत कम डेथ कर रहे हैं, यानी कि उनका हॉस्पिटैलिटी जो है ना वो बहुत अच्छे से है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए दैट इज केरला इज द राइट आंसर। 15th में देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग डेटा, हमें फॉलोइंग डेटा को फिर से रीड करना है। नेम ऑफ द कंट्रीज, है ना, नेम ऑफ द कंट्रीज कौन कौन सा है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है, रसिया है, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, हंगरी है। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें परसेंटेज शेयर ऑफ नेशनल इनकम, अच्छा टॉप 20%, यानी कि 20% जो लोग हैं वो कितना परसेंट इनकम शेयर कर रहे हैं, और बॉटम 20% कितना इनकम शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में सिंपली हमें दिया हुआ है। तो अच्छा चलो देख लो तो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस हैज़ एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब होता है जहाँ पर कि जो जितने ज़्यादा कमा रहे हैं एक्चुअल में जो रिच पीपुल हैं किसी कंट्री में, जैसे हम लोग के कंट्री में कौन, मुकेश अंबानी हो गया, अडानी हो गया। ठीक है, ये सब सारे के सारे हमें देखने को मिले। फिर टाटा के कौन से, रतन टाटा जो हैं वो कितने सिंपली अर्न कर रहे हैं, ये सारे का सारा हमारा मेन मोटिव है उसको देखना। और साथ ही साथ जो बैकवर्ड क्लासेस है, यानी कि जो पुअर पीपुल्स है, वो कितना परसेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने इनकम का नेशनल इनकम में। ठीक है, तो वो जितना कम गैप रहेगा ना वो उतना अच्छा है।
जैसे साउथ अफ्रीका में देखो तो गैप बहुत खतरनाक है यार, ब्राज़ील में भी बहुत खतरनाक है, रसिया में टॉप जो 20% लोग हैं वही 53% पकड़ के रखे हैं टोटल नेशनल इनकम का, जबकि 4.4% है। तो ये भी यूएसए में भी वही हाल है, यूनाइटेड किंगडम में भी, डेनमार्क में भी थोड़ा कम हुआ है, और हंगरी में देखो तो डेनमार्क के कंपेयर में भी कम है। यानी कि हंगरी जो होगा वहाँ पर मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमें देखने को मिलेगा। यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जितना अगर आप देखो कि टॉप 20 के जितने पीपल्स कमा रहे हैं ना, उतना ही मतलब परसेंटेज जो है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हंगरी इज द राइट आंसर। 16 में आगे देखो, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। हमें क्या करना है, ऑड वन को फाइंड आउट करना है। चलो अच्छी बात है। ए देखो क्या, सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, फिर जियोथर्मल एनर्जी। अगर इसको देखें तो हम लोग किस फॉर्म में बात कर सकते हैं, सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और इन्वायरमेंटल को हानि भी नहीं पहुंचाते। ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड में देखो विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाँ बिल्कुल ये भी जो इन्वायरमेंटल को हानि नहीं पहुंचाते और ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सी में देखो न्यूक्लियर एनर्जी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल, ये तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। डी देखो बायोमास और एटॉमिक एनर्जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है वही ऑड है। सारे के सारे ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया, सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देखने को मिलते हैं। यानी कि ये इन्वायरमेंटल को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते, जबकि सी वाला जो है सब हानि पहुंचाने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 17th में आओ, देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, कौन सा है, डी 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 है ना, डी इज द राइट आंसर। आपको लगेगा कि ए भी तो है, फेडरेशन, फेडरलिज्म भी तो है इंडिया, लेकिन इंडिया जो फेडरेशन नहीं है ना, इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। यानी कि यहाँ के स्टेट के पास ऐसा नहीं है कि वो इंडिया से बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता है ना कोई भी स्टेट, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। देखो आगे देखो क्या है, 18th पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कर्स कैन बी क्लासिफाइड एज एन एम्प्लॉय ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या आता है, एग्रीकल्चर आ गया, डेयरी आ गया, फिर आपका जो फिश वाला एक्टिविटी हो गया, ये सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं। आ जाओ देखो, अ क्रिकेटर, नहीं भाई इसका तो प्राइमरी सेक्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। अब फिशरमैन, बिल्कुल फिशरमैन जो है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और आगे देख लो, इंडस्ट्री वर्कर नहीं होगा और सेल्समैन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिशरमैन जो है वही एम्प्लॉय हमें देखने को मिलता है किसका, प्राइमरी सेक्टर का। 19 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन अबंडेंस इन मेघालय। मेघालय में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, मेघालय में आपको कोल मिलेगा, आयरन मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, बट कॉपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, कॉपर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 में देखो क्या है, वाई इज कोलैटरल नेसेसरी टू बोरो मनी, है ना। कोलैटरल जो होता है, कोलैटरल क्या होता है एक्चुअल में, कि जैसे आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो तो उसके बदले में ना वो कुछ चीज़ मांगता है कि अगर तुम पैसा नहीं दे पाए तो मेनली ये तो हमारे पास रहेगा ना, तो उसको फिर हम बाद में हड़प लेंगे, मतलब हड़प नहीं लेंगे, बाद में हम ले लेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में कोलैटरल होता है। ठीक है, चलो इसके बेसिस पे आंसर देखो, इट इज अ फिजिकल एसेट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बी में क्या है, इट इज अ गारंटी अगेंस्ट द बोरोड मनी, बिल्कुल ये भी हमारा सही है। थर्ड में क्या है, इट कैन बी सोल्ड इफ द बोरोवर डिफॉल्ट ऑन द रीपेमेंट इवन वंस, है ना। एक बार भी पेमेंट करने में अगर वो चूक करता है तो उसका बोरोवर्स जो होगा उसके सारे मनी को ले लेगा, सोल्ड कर देगा, बेच देगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, एक बार से कुछ नहीं होता। अगर बैंक्स भी देखो तो 6 बार माफ़ करती है। ठीक है, अगर 6 से ज़्यादा होगा ना, आपका अगर गाड़ी का लिया है ना, उठा के भाग जाएगा फिर। ठीक है, लेके निकल लेगा, भाई तू अपना EMI मिस कर रहा है, चल 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 तेरे को गाड़ी को उठा के अपन ले जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं गाड़ी खींचा गया, है ना, नॉर्मल भाषा में हम लोग वही बोलते हैं। तो थर्ड तो नहीं होगा। फोर्थ में देखो, इट मेक्स बोरिंग क्विकर, नहीं फोर्थ भी हमारा नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने सारे के सारे पार्ट को एकदम साथ मिलकर एकदम तबाही मचा दिया, धूम मचा दिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 37
के सारे क्वेश्चंस को, जिसमें मैपिंग आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप बता दियो कि क्या वो आप वीडियो देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लियो, जहां पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।